तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में। वैसे सब बढ़िया ही चल रहा होगा, और बढ़िया नहीं चल रहा है तो बिल्कुल थोड़े टाइम में बढ़िया हो ही जाएगा। आखिरकार कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर खुशियां परमानेंट नहीं है तो दुख और परेशानी भी परमानेंट नहीं है। खैर, ये सब प्रवचन तो बहुत जगह आप लोग सुनते रहते होंगे। हम आज जा रहे हैं ट्रायम्फ सर्विस सेंटर एंड शोरूम, शमन ट्रायम्फ इन नवी मुंबई। एंड मेरी बाइक का सर्विस का, यानी कि एनुअल सर्विस का टाइम आ चुका है। हालांकि मेरी बाइक को अभी 1 साल हुआ नहीं है। अभी एग्जैक्टली अगर देखूं तो ये 16,069 किलोमीटर्स। तो एनुअल सर्विस का टाइम आ चुका है। आइदर इट इज 16,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर, विच एवर कम्स फर्स्ट। आज हम टाइम निकाल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके ट्रायम्फ सर्विस सेंटर एंड शोरूम नवी मुंबई जा रहे हैं, ताकि हम हमारी सफ़ायर का उपचार, इलाज और रिजुविनेशन करवा सकें। रिजुविनेशन बोले तो एकदम बाइक को तरोताज़ा करवा देंगे। ब्रेक पैड्स अगर रिप्लेस होने होंगे तो वो कराएंगे, एयर फिल्टर रिप्लेस करने होंगे तो वो कराएंगे, चेन ल्यूब, चेन टाइट, इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एंड जो थोड़ी बहुत वेयर एंड टेयर ऑपरेशनल यूजेज की वजह से जो बाइक में आवाज़ आती है खट खट टक टक खट 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 टक टक वाली, तो पॉसिबल हुआ तो उसको भी हम एड्रेस करवाएंगे। वैसे अभी तक मेरी बाइक पे 16,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं, तो आई थिंक एक लॉन्ग ओनरशिप रिव्यू या लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू इज नीडेड, है ना। इतना तो ज़रूरी है यार। मतलब 16,000 किलोमीटर्स के ऊपर हो गई है बाइक हमारी, तो उसमें हमें ये काम तो करना पड़ेगा। सो फार मतलब अगर आपको जिस्ट दे दूं तो बाइक हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। मतलब आफ्टर द डिबॉकल ऑफ डोमिनार विद बजाज, अगेन लेट मी reiterate, डोमिनार इज एन अमेजिंग मशीन। हालांकि नाउ कंसिडरिंग कि उसके फीचर्स वगैरह को देखा जाए तो वो 2017 से ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। इट इज अ बिट डेटेड नाउ, बट अगर बेयर बोन्स प्योर परफॉर्मेंस लेवल की बात करें, प्योर ऑन ऑन द रोड प्योर एक्सपीरियंस की अगर बात करें, डोमिनार इज अ गुड मशीन। आई हैव had it for round about what can we say, 6.5 years, more than that actually. जनवरी 2018 में मेरी बाइक आई थी, एंड इट लेफ्ट मी इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर। हाँ, सो ऑलमोस्ट 7 years ही पकड़ लीजिए। एंड स्पीक ऑफ द डेविल, ऑल ओके, ऑल ओके, लाइट्स, ओके ओके ओके। मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना वैसे। आई एक्चुअली हैड डोमिनर प्रायर, तो मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम है तो शायद मैं हेल्प कर दूं। नाइस टू मीट यू। He was fixing his the rubber gasket or seal on the electronic switch for his hazard lamps. No, auxiliary lamps, hazard lamps most probably. हाँ, तो डोमिनर इज अ वेरी केपेबल मशीन, बहुत अच्छी मशीन है टूरिंग पे। आपको इट्स नॉट अ हार्ड को टूरर। देखिए, आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा। मैं जब मेरे हनीमून पे गया तब मुझे 2-3 चीज़ें रियलाइज हुई कि डिस्पाइट मार्केटिंग इट एज एन अर्बन क्रूजर or a sport cruiser, Bajaj says that they have created their own niche with Dominar. So it is not the most comfortable vehicle. क्या कर रहे हो भाई, बीच रोड में रुक रहे हो। It is not the most comfortable vehicle to be on for long term. सैडल टाइम उस बाइक का बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो जाता है बिकॉज ऑफ द सीट क्वालिटी दैट इट हैज़। बहुत अच्छी सीट नहीं है। सो मैंने शुरुआत में ही नोटिस कर लिया था कि ऑन बीइंग इन द सैडल फॉर मोर देन 4 hours, 3 hours, इवन विद ब्रेक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट की बात करते हैं। जब मैं मेरे हनीमून ट्रिप पे निकला था, जो कि उस टाइम का मेरा सबसे लंबा राइड था, आई हैड टू गेट ऑफ द बाइक एवरी 100 or 200 kilometers बिकॉज आई वुड स्टार्ट टू लूज सेंसेशन डाउन देयर।
अब इससे ज़्यादा इलाबोरेट करने को मत बोलना, बट हाँ, कई लोग जो आप लोग राइडर्स हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि काफ़ी ज़्यादा सैडल टाइम रखने से एंड अनकंफर्टेबल सीट्स की वजह से कई बार यू स्टार्ट फीलिंग अ नमनेस डाउन देयर, यहाँ की सब कुछ सुन्न हो जाता है, यू स्टार्ट लूजिंग फीलिंग, आई गजब पिचकारी। हाँ, सो यू स्टार्ट लूजिंग सेंसेशन डाउन देयर, एंड वो मेरे को डोमिनार में होता था। ऑन दिस बाइक दो सो फार थोड़ी सी गंदी है, अभी सब साफ हो जाएगा। मुझे अभी तक फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं आई है। सीट्स आर वेरी गुड फ्रॉम व्हाट आई हर्ड। स्पीड 400 MY25 मॉडल जो है उस पे और भी अच्छे सीट्स दिए, कुशनिंग इज बेटर, आई थिंक 10 mm मोर इज अवेलेबल ऑन द सीट कुशनिंग। तो स्टॉक सीट है मेरी, मैंने ना क्विल्टेड वाली सीट ली है ना मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराए हैं, ऑल इज गुड विद दिस सीट। पावर टू वेट रेशियो में दिस बाइक हैज़ डोमिनार बीट। नंबर वन की जो मेरी डोमिनार थी वो 35 bhp एंड 35 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। ये बाइक 39.5 bhp, मोटा मोटा 40 bhp पकड़ लीजिए, एंड 37.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। प्लस डोमिनार वॉज, माई डोमिनार वॉज 183 kg ड्राई कर्ब वेट उसका, and this is 176 kg dry curb weight. So power to weight ratio में this bike has Dominar beat. क्या कर रहे हो भाई, सामने भी देख लो, पीछे देख के चला रहा है अपने दोस्त के लिए, अरे आगे कैचअप कर लो यार, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो दूसरे के लिए। अभी टकरा जाओगे किसी कार में, उसके बाद फिर वो कार वाला लड़ेगा, तुम लड़ना, बीच रोड में दोनों गाड़ी खड़ी करके रुक जाना। अरे तो सामने देखो भाई, पीछे देख के चला रहे हो। लेफ्ट साइड दबा के रखा है तो तुम भी पूरा ट्रैफिक रोक दो, पीछे देख देख के, देख देख के। तो एनीवे कहाँ पे थे हम? हाँ, तो एनीवे बाइक हम सर्विस कराने जा रहे हैं। अभी इसमें मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि बाइक का सस्पेंशन हैज़ फाइनली सेटल्ड इन, फाइनली क्या, सेटल तो बहुत टाइम पहले हो गया था, बट हाँ, कंपेयरिंग टू व्हाट एंड हाउ स्प्रिंगी इट यूज्ड टू बी अर्लियर, अभी उतना ज़्यादा स्प्रिंगी नहीं है, उतना ज़्यादा इट डजंट टेंड टू थ्रो यू अप। दिस इज विदाउट हैविंग टू एडजस्ट द रियर सस्पेंशन एट ऑल। तो हाँ, ये एक दूसरा डिफरेंस मैंने नोटिस किया, जहाँ पे डोमिनार वॉज प्लांटेड थ्रू एंड थ्रू, मतलब कोई भी ट्रेन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसी भी सरफेस आ जाए, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे दाएं बाएं, डोमिनार यूज टू बी प्लांटेड, मतलब वो चिपक के चलती है। ये बाइक, दिस इज सुपर्ब इन कॉर्नरिंग, स्टेबिलिटी, फीडबैक, एवरीथिंग इज रियली गुड। बट हाँ, सस्पेंशन को थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए इन्होंने स्टॉक जो कॉन्फ़िगरेशन में सस्पेंशन आता है, यानी कि जो फैक्ट्री से पीछे का रियर सेटअप आता है, उसमें ये बाइक थोड़ा सा आपको एज अ सोलो राइडर स्प्रिंगी फील हो सकता है। विद अ पिलियन वही सेम सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। मतलब ये जो छोटे मोटे बम्प्स एंड पॉट होल्स होते हैं, जैसे कि जो ऊबड़ खाबड़ पैच होता है ना, मैं बड़े बड़े गड्ढों की बात नहीं कर रहा, बट जैसे रोड कहीं पे 1 इंच ऊपर है, फिर आगे 1 इंच नीचे है, फिर एक पैच आता है वो 1 इंच ऊपर है, 2 इंच ऊपर है, अगर आप एक पिलियन को बिठा के चल रहे हैं एंड आपने 80+ की स्पीड रखी हुई है, तो यू आर गोइंग टू ग्लाइड ओवर देम, कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी नहीं। रोड ऐसी फील होती है जैसे कि हाँ स्मूथ रोड है। वो चीज़ डोमिनार में मिसिंग थी, जो कि एक बहुत बड़ा फटीग का कॉज बनता है, बिकॉज आपको पता है कि वो बम्प आपको फील होने वाला है, तो यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द थ्रॉटल, ऑफ द थ्रॉटल, ऑन द ब्रेक्स, ऑफ द ब्रेक्स, ऑन द क्लच, ऑफ द क्लच। वो आपके हाथों को थकाता है, आपकी बॉडी को थकाता है, बिकॉज यू हैव टू ब्रेस योर सेल्फ, क्योंकि आप जब एकदम एग्रेसिव कभी कभी ब्रेकिंग करेंगे तो आपको अपने कोर स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ता है। तो ये चीज़ इसमें मैंने देखा है कि लॉन्ग राइडिंग के लिए ये बाइक बहुत अच्छी है, स्पेशली इफ़ यू आर विद अ पिलियन। और अगर पिलियन नहीं है तो अगर आपने 30-40 kg का पीछे लोड बांध रखा है, विच इज़ इम्प्रैक्टिकल, मतलब लोग नहीं करते, इतना सामान कोई बाइक पे जल्दी लेके निकलता नहीं है, बट हाँ, अगर आपने रखा हुआ है या पिलियन है तो दिस इज़ कंफर्टेबल।
बाकी इस जाम से बाहर निकलेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। दिस इज बाय द वे द रियलिटी ऑफ डोंबिवली ऑन एन एवरेज वर्क डे। लकीली आज मेरे को दिख रहा है कि उस तरफ अपोजिट लेन में, जिससे मैं यूजुअली सुबह आता हूँ ऑफिस से घर, अभी तक तो मुझे रॉन्ग साइड जाने वाले लोग नहीं दिख रहे। बाकी आगे अगर होंगे तो देखते हैं, बट फिलहाल तो नहीं दिख रहे। चलो, कैच यू इन सम टाइम। तो हाँ, इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स आई फील कि ये बाइक डोमिनार को बीट करती है। लाइट वेट है, इजीली फ्लिकेबल है। फ्लिकेबल की तो आप बात ही मत करो। मतलब ये मशीन टिप इट वांट्स टू टिप इनटू कॉर्नर्स, यू नो। आप इसको बोले राइट जाओ और ये बोलती है कितना। फिर आपको इसको बोलो लीन करो, ये बोलेगी कितना। एंड इसमें एक बहुत बड़ा हैंड प्ले करता है, अपार्ट फ्रॉम द बिल्ड ऑफ द बाइक, आई थिंक व्हील्स, और सॉरी रादर आई शुड से टायर्स। टायर्स प्ले अ बिग रोल। इसमें जो अपोलो अल्फा H1 टायर्स दिए हैं, दीज आर अमेजिंग। मतलब पहली बार मेड इन इंडिया एक ऐसा टायर जो कि एक अफोर्डेबल रेंज में है। आई मीन इट्स चीपर देन अ फ्यू टायर्स फ्रॉम सीएट, एंड इट इज डब्ल्यू रेटेड टायर, यानी कि 270 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड ये हैंडल कर सकता है, विच इज आई थिंक अबाउट 100 और सो किलोमीटर्स पर आवर मोर देन व्हाट दिस बाइक कैन डू। दूसरा, इसका वेट लोड इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़, डुअल कंपाउंड टायर है, यानी कि सेंटर का जो पैच आता है टायर, ऐसे में जैसे बाइक स्ट्रेट चलती है तो आपका जो सेंटर का जो पैच है ना, वो हार्ड रबर से बना होता है। तो बाइक आपकी बहुत ही स्टेबल रहती है, स्ट्रेट चलती है, ग्रिप अच्छी प्रोवाइड होती है। एंड जो इसके एज है टायर के, यानी कि जो टायर का प्रोफाइल गोल्ड रहता है, उसमें जो साइड के एजेस हैं, दोज आर मेड ऑफ सॉफ्ट कंपाउंड। यानी कि कभी आप कॉर्नरिंग करना चाहें, आप कैनियन कार्विंग करने जाते हैं, ट्विस्टीज पे राइड करते हैं घाट्स पे, तो आपको वहाँ पे वो सॉफ्ट कंपाउंड बहुत अच्छी आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है। सेंटर पैच आपको लॉन्जेविटी देता है, यानी कि टायर लंबा चलता है। एंड जो साइड के प्रोफाइल है वो आपको ग्रिप प्रोवाइड करती है। तो रियली रियली गुड टायर्स। मुझे अभी तक वेट में सही में चलाने का मौका मिला नहीं है। There are some Triumph owners who are saying कि it has horrible wet grip, but जहाँ पे मैं दूसरे रिव्यूज देख रहा हूँ वहाँ पे मुझे ग्रिप तो अच्छी ही लग रही है। अगेन गाइस, हर किसी के बोलने पे या एडवाइस पे आप मत जाया करिए। लॉट ऑफ द टाइम्स इट इज अ स्किल इशू। कोई भी कंपनी एक हॉरिबल वेट ग्रिप टायर तो मार्केट में रिलीज करेगी ही नहीं, खासतौर से इफ इट्स अ डे टू डे पर्पज टायर। एंड अपोलो अल्फा H1s आर हाई परफॉर्मेंस टायर्स कंपेयर्ड टू रोड स्टैंडर्ड्स, स्ट्रीट स्टैंडर्ड्स। रोड स्टैंडर्ड्स क्या बोलूँ मैं, स्ट्रीट स्टैंडर्ड्स की बात अगर करें तो अपोलो अल्फा H1 इज वेरी हाई परफॉर्मेंस। I've kept up with Speed 765 RSs. I've kept up with the Daytonas. I've kept up with the Kawasaki 650s and all. इनफैक्ट कई बार तो मैंने, जब हम लोग लोनावला वगैरह या मालशेज घाट वगैरह पे जाते हैं, हमारे ग्रुप राइड में हमारे साथ और भी बिग मशीन्स होती हैं, I've beat them in ETAs by 15 minutes, 14 minutes. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ज़बरदस्ती रेस लगाता हूँ, बट वो मेरा नेचुरल राइडिंग स्टाइल है। मैं एग्रेसिव राइड करता हूँ, मैं कॉर्नर्स अटैक करता हूँ। कभी कभार गलती होती है उसकी वजह से, बट हाँ, नेचुरली आई एम एन एग्रेसिव राइडर। तो आई हैव बीट दोज। हर राइडर का अपना अपना स्किल इज वेरी डिफरेंट। मे बी मेरे लिए ये टायर शायद वेट ग्रिप में अच्छे रहे। अब वो तो मुझे, अभी क्या है, मार्च आ गया ना, अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद मुझे पता लग ही जाएगा। बट फिलहाल आई हैव नो रीजन टू डाउट द ग्रिप ऑन दिस टायर। जो ड्यूक 390 या KTM RC 390 या ड्यूक 250 वगैरह जो जो लोग अपसाइज करते हैं टायर्स, पीपल हु हैव यूज्ड दिस, दे हैव टोल्ड मी ओनली गुड थिंग्स सो फार। एक दो मेरे ऑफिस कलीग्स हैं जिनके पास भी स्पीड 400 है, दे हैड क्या कहते हैं, बैड एक्सपीरियंस विद द टायर। सो वो ये बोलते हैं कि थूक भी दो तो मतलब यू आर गॉन, कोई थूक भी दे रोड पे, so this tire is horrible. So I find that a bit difficult to believe. बट ठीक है, जब तक मेरे साथ नहीं होगा, जब तक आई डोंट एक्सपीरियंस इट, आई कांट से फॉर श्योर। एंड प्लस एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। मे बी उसके राइडिंग स्टाइल को नहीं सूट कर रहा होगा। तो
फिलहाल अभी मैंने नोटिस किया रिसेंटली 16,000 किलोमीटर्स हो गए एंड माई रियर टायर स्टिल हैज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ माइलेज लेफ्ट ऑन इट। आई फील जो ग्रूव्स का ट्रेड्स का मैंने पैटर्न देखा है प्लस जो टायर चेंज मार्क है दैट हैज़ अ मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर्स ऑफ डेप्थ, तो आई थिंक दिस टायर इज लॉन्ग लास्टिंग सो फार। MRFs C8s यूज करने के बाद ऑन माई डोमिनार I feel that this tire is way more long lasting and has higher grip than either the MRFs or C8 so far. MRF का जो Revs C1 टायर था, Rev C and Rev C1 टायर जो डोमिनार पे स्टॉक लग के आता था, इट वॉज गुड, डिसेंटली वो अपना काम करता था, ड्राई ग्रिप उसकी अच्छी थी, बट हाँ पुअर वेट ग्रिप क्या होती है वो उससे पूछे कोई उस टायर पे, दैट वॉज अ बैड वेट ग्रिप टायर। काम चलाऊ था, अगर आप बिल्कुल भी बाइक को दाएं बाएं नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, हल्का फुल्का भी आप एग्रेसिव लीनिंग नहीं करते हैं, तो दैट इज़ अ डिसेंट टायर। बट अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक में आपको अगर मनूवर करना है लाइक दिस, तो वो आप उस पर नहीं कर सकते। एंड C8 के जो मैंने जूम रैड एक्सेस यूज़ किए थे, X1 फ्रंट एंड रियर, सेम प्रोफाइल एज MRF, उसमें मुझे एक काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच मिली। इट वॉज डिसेंट रोड ग्रिप एंड डिसेंट ऑफ रोडिंग। तो थोड़े टाइम बाद मैंने क्या किया, मैंने MRF का जो रेव्स D आता है विच इज़ अ डुअल पर्पस टायर विद ऑन रोड एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, मैंने वो यूज़ किया एंड दैट वाज अ गुड वन। डोमिनार पे तो सूट करता था मुझे, उसने वेट में भी काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड की, डिसेंट ग्रिप। I couldn't be as aggressive in the wet as I usually am with a good tire in the wet, but नहीं उतना नहीं था, but हाँ it was still safer and road grip तो अच्छी थी, dry grip was pretty good, but so far without any, and आप लोगों को पता है यार मेरा, आप लोग 51 सब्सक्राइबर्स और मेरे 51-52 सब्सक्राइबर्स, तो I am not getting paid by anyone to do any paid promotions or anything like that, तो ये मेरा honest opinion है। Another thing that surprised me about the Speed 400 was कि कूलेंट, अभी तक मैंने इस बाइक में कूलेंट सिर्फ एक बार टॉप अप किया। इन 16,000 किलोमीटर्स मैंने सिर्फ एक बार कूलेंट टॉप अप किया। आई डोंट नो जो फर्स्ट पेड सर्विस थी, सॉरी फर्स्ट फ्री सर्विस जो थी, जो 1000 किलोमीटर्स के बाद उन्होंने करवाई थी, उसमें अगर उन्होंने कूलेंट टॉप अप किया होगा तो किया होगा, बट आई डोंट थिंक 1000 किलोमीटर्स के अंदर कूलेंट टॉप अप करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद राउंड अबाउट 5-6,000 किलोमीटर्स जब बाइक पे हो गए थे, तब मैंने खुद से कूलेंट टॉप अप किया था। मेरे पास घर पे मोटुल का कूलेंट रखा हुआ है, इनूजेल, INUGEL, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन एज वेल। तो मुझे उसके बाद से कूलेंट टॉप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है एंड ये मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मुझे डोमिनार पे एक्सपीरियंस मेरा बहुत वास्टली डिफरेंट, 19-20 छोड़ो, 18-20 भी नहीं, इट वाज लाइक 9-20 ऐसा डिफरेंस था। डोमिनार पे मेरा एक बॉटल ऑफ इनोजेल जो कि 500 ml का आता है, दैट यूज टू, सॉरी 1 लीटर 500, पता नहीं, मतलब इनोजेल का जो स्टैंडर्ड साइज है वो जो आता है आई थिंक 1 लीटर, हाँ, तो वो बॉटल मुझे 2000 या 3000, 5,000 पकड़ लो, चलो 5,000, क्योंकि मैं जब मेरे हनीमून पे गया था तो मैंने कूलेंट सिर्फ 2 ही बार टॉप अप किया था 4,000 किलोमीटर्स में। तो 5-6,000 किलोमीटर्स पे वो आपको मतलब कूलेंट आपका बॉटल खत्म हो जाता है। और यहाँ पे इस बाइक में मैंने कूलेंट डाला ही नहीं है पिछले 8,000 किलोमीटर ईजी, मैंने डाला ही नहीं है। एंड जब मैं चेक भी करता हूँ ना, तो मुझे वो ग्रीन 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 शेड, उसका कूलेंट का शेडो थ्रू द ट्रांसल्यूसेंट वाइट बॉक्स रिजर्वोयर, वो मुझे दिखता है। तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ये इंजन हीट अप होता है, इसका उसका रेडिएटर फैन कम्स ऑन फार मोर देन डोमिनार। डोमिनार का तो मुझे तो कई कई हफ्ते हो जाते थे नोटिस किए बिना कि इसका रेडिएटर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, इज इट ओके और इज इट नॉट। इस पे ये बाइक बताती है भाई कि हाँ चल रहा है। आप एग्रेसिव राइडिंग करके आइए थोड़ा सा, या आप थोड़ा ट्रैफिक में स्टॉप एंड गो ट्रैफिक से आप घर पहुंच रहे हैं, आपका रेडिएटर आपका ऑन होता है। तो डिस्पाइट मोर रेडिएटर वर्क, मोर रेडिएटर यूजेज, कूलेंट
खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म छोड़ो, टॉप अप के लेवल तक भी नहीं आ रहा है। तो हमने क्या क्या कवर किया? फ्लिकेबिलिटी, पावर टू वेट रेशियो, कंफर्ट, सस्पेंशन, टायर्स भी कवर कर लिए, कूलेंट भी कवर कर लिया, राइड बाय वायर, यस, राइड बाय वायर थ्रॉटल, अमेजिंग, अमेजिंग। आई मीन इट्स फार मोर क्या मतलब, अगर आप नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पे तो आप शायद ना नोटिस करें, पर हाँ, राइड बाय वायर इज़ रियली गुड टेक्नोलॉजी। अच्छा है कि इसमें है इस बाइक में, क्योंकि हल्का सा थ्रॉटल इनपुट ट्रांसलेट्स टू एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन इन द इंजन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। तो वो एक आपका केबल वगैरह का सिस्टम ही खत्म हो जाता है। कई बार केबल टूट जाते हैं या आप कभी कभार एक्सेलरेटर पुल करते हैं तो वो एक कैच आपको फील होता है वायर में, जहाँ पे वो ब्रेडेड वायर जो है वो उसके 2-3 स्ट्रैंड्स टूटने लगते हैं। तो वो जो चीज़ है वो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे ख़त्म होती हुई फील होगी इसमें। वो चीज़ काफ़ी हद तक क्या मतलब वो है ही नहीं, केबल्स ही नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना चेन। चेन हैज़ ऑल्सो लेफ्ट मी वेरी सरप्राइज। डोमिनार पे हर 10 से 12,000 किलोमीटर पे मुझे चेन रिप्लेस करनी पड़ती थी, चेन एंड स्प्रॉकेट। सो फार 16,000 किलोमीटर्स ऑन दिस, आई डोंट फील इट। मैंने इनफैक्ट चेन एडजस्टमेंट भी सिर्फ एक ही बार कराया है, वो भी लास्ट टाइम पे जब मैं अपना रियर व्यू मिरर एंड एडजस्टेबल क्लच लीवर लगवाने गया था। वो व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा जो जिस दिन मैंने सिमरन के साथ कंटेंट भी शूट किया। तो उस दिन से उस दिन मैंने चेन सेटिंग चेंज करवाई थी, मतलब टाइट करवाया था, क्योंकि चेन थोड़ी लटक गई थी, खट खट आवाज़ आ रही थी। एंड ट्रूथ बी टोल्ड मैं थोड़ा सा लेजी हो जाता हूँ चेन का ध्यान रखने में, क्योंकि पैडॉक स्टैंड के इंसिडेंट के बाद से मैं पैडॉक स्टैंड तो इस पर लगा ही नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता कब वो टिप ओवर हो जाए बाइक, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन एनी मोर। 600 800 900 रुपये भाई मेरे से हर बार नहीं होगा। तो थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ, क्योंकि बाइक टिप करो, फिर उसको व्हील घुमाओ हाथ से, फिर उसको वापस रखो, फिर क्लीनर मारो, पहले तो वो वाला साइकिल रिपीट करो, जो इसमें कि आराम से 6-7 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट। फिर आप बाइक चलाओ 2-3 मिनट के लिए, ताकि वो सारी की सारी डर्ट जो है वो बाहर फेंक दे, क्योंकि आप कितना भी कपड़े से साफ करने की कोशिश करो नहीं होता, गंदगी उसमें रह जाती है, वो डिग्रीजर उसमें रह जाता है। एंड अगर आप उसके तुरंत बाद आपने क्या कहते हैं ठीक से डिग्रीजर अगर आपका नहीं निकला है एंड आपने चेन ल्यूब स्प्रे कर दिया, तो वो चेन ल्यूब भी आपका क्लम्प अप होके निकल जाता है, या जमा हो जाता है, या वो धूल मिट्टी इकट्ठी करने लगता है, मतलब इट बिकम्स यूजलेस। तो पहले बाइक को चलाओ 2-3 मिनट, 1-2 किलोमीटर, फिर आके कपड़े से वापस से बाइक को टिप ओवर कर करके आप पहुंचो। एंड उसके बाद फिर आप वापस से वही पूरा बाइक को टिप करके आप क्या कहते हैं उसमें वो लगाओ, क्या बोलते हैं, ल्यूब। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, प्लस मेरा जो अभी स्केड्यूल है, आई एम ट्रैवलिंग राइडिंग 100 किलोमीटर्स इन अ डे ऑलमोस्ट। मेरे घर से मेरा वर्क प्लेस इज़ 45 किलोमीटर्स अवे। तो समझ लो आप ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स हो जाता है जाना और आना। एंड मुंबई ट्रैफिक में आप देखिए रहे हो, थोड़ी थोड़ी किलोमीटर्स के डिस्टेंसेस भी आपको 20-20 25-25 मिनट लग जाते हैं। ये बंदे का लेस खुला हुआ है, ब्रेक लीवर में फंस जाएगा। इसको बोलना पड़ेगा। गुड डीड ऑफ द डे डन। इट्स डेंजरस वो लेस अगर फंस गया, टैंगल हो गया, मतलब इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट हाँ आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में है और आपकी बाइक लेफ्ट राइट साइड आपकी टिप होने लगती है फॉर सम रीजन, होता है, बैलेंस छूटता है आपका, एंड आपको पैर नीचे रखना है। उस टाइम पे अगर आपका लेस कहीं फंस गया तो आपका पैर नीचे पहुंचेगा नहीं, आपकी बाइक तो गिरेगी ही गिरेगी। बाइक तो चलो रिपेयर हो जाती है, एंड स्टैंडिंग पोजीशन से अगर आप गिर रहे हो, मूव नहीं कर रहे हो, तो बाइक में उतना कुछ डैमेज आता भी नहीं है। मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेरी 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 एक्सपेंसिव, बट हाँ आपको चोट लग सकती है काफ़ी ज़्यादा।
क्योंकि बाइक में हैंडल बार होती है, कुछ पार्ट्स एंड कुछ बाइक का डिज़ाइन होता है जो थोड़ा सा पॉइंटी या एज निकले हुए हो सकते हैं, एक्सपोज्ड एजेस। गर्म इंजन होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, आपका जो क्या कहते हैं पाइप है, एग्जॉस्ट पाइप, तो वो सब भाई लग सकता है। ओके, तो अभी हमने क्या बात की? हम बात कर रहे थे अबाउट, हमने थ्रॉटल की बात की, उसके बाद हमने क्या बात की? वाओ मनीष, अमेजिंग, भूल गए। चेन, यस चेन। तो हाँ, मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, जहाँ पे मेरी गलती है भाई, आई बिलीव इन बीइंग ऑनेस्ट। तो मैं आपको अपने ऑनेस्ट बातें ही बताऊंगा। तो हाँ, मैं थोड़ा लेजी हो जाता हूँ चेन का ध्यान रखने में, बट हाँ एवरी वंस इन वाइल आई डू गेट अप टू इट। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं लेजी फील करता हूँ तो मैं क्या कहते हैं वॉश करने वाले के पास ले जाता हूँ, उसको ही बोल देता हूँ कि भाई चेन कायदे से साफ कर देना। एंड जब वो कर देता है तो मैं तो उसके बाद चेन लगा के उसको आधा एक घंटे के लिए उस चेन लगा के, चेन ल्यूब लगा के, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, चेन ल्यूब लगा के आधा एक घंटे के लिए छोड़ दो, तो वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाता है। देयर आर सम पीपल हु विल से कि शाम को लगाओ, रात भर लगा रहने दो एंड देन सुबह चलाओ। नहीं ज़रूरत है उतनी यार, मतलब 1-1.5 घंटा इज़ मोर देन इनफ आपकी चेन को सारा का सारा वो ल्यूब को चेन के क्रेविसेस, उसके हिंजेस वगैरह को पेनिट्रेट करने के लिए। प्लस मॉडर्न ल्यूब्स आर नैनोटेक इंजीनियर्ड, तो वो नैनोटेक काफ़ी चीज़ों का ध्यान रख लेता है। इट कैन रीच प्लेसेस वेयर यू वुड वांट द ल्यूब टू रीच। वैसे आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, जो ये एक्स रिंग एंड ओ रिंग चेन्स होती हैं, इनमें एक सिलिकॉन की रिंग या आई वुड से गास्केट रहती है, जो कि क्या कहते हैं आपके बाइक का जो चेन रहती है उसमें ल्यूब्रिकेशन को होल्ड करके रखती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली आपको अपनी बाइक की चेन ल्यूब करने की ज़रूरत कभी भी नहीं है। इट इज़ अ सील, जब तक वो इंटैक्ट है तब तक वो अपना ल्यूब्रिकेशन होल्ड करेगी। बट हाँ, एक्सटर्नली ल्यूब लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि और भी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं चेन के। जैसे चेन की इटसेल्फ मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट हो रही है तो वो इंजन पे अनड्यू स्ट्रेस डालती है, आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, आपका फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। और इन सब चीज़ों की वजह से ना आपका चेन का वेयर एंड टेयर एंड लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। वेयर एंड टेयर बढ़ जाती है, लाइफ कम हो जाती है। तो हाँ, चेन ल्यूब करना इसलिए ज़रूरी है। यू आर नॉट ल्यूबिंग द चेन सो दैट यू नो उसके हिंजेस वगैरह सही रहे। हिंजेस पे पहले से वो गास्केट लगा हुआ है जिसको कि एक्स रिंग या ओ रिंग बोलते हैं, क्योंकि वो जो गास्केट है एक्स शेप का, नहीं तो वो ओ शेप का होता है। X rings are known to be better than O-ring chains when it comes to retaining lubrication. तो इसमें X ring चेन है, तो सो फार मेरे को अभी तक ज़्यादा बार इसको चेन रीसेट करना या इसको रीटॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक ही बार करवाया अभी तक। What else? I think that pretty much sums it up. आपको अगर कुछ और पूछना है तो आप बताना. I will try and address that in the next episode. But so far, this is what it is. Long-term ownership review of my bike. बाकी एक प्रॉपर एपिसोड करेंगे लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू का, बट ये थोड़ा सा एक टीजर ही मान लो। चलते चलते बहुत सारी चीज़ें ध्यान नहीं आती हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम बाद में एड्रेस करेंगे। ऑलराइट, और ये जाम तो सुबह का मुंबई की रियलिटी है। चलो, सी यू इन अ बिट। Part 2 coming soon. Stay tuned for the Service Center Chronicles.